हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? तो सब बढ़िया, ऑल इज वेल। तो स्टूडेंट, ये बताते हुए मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है कि जो मैंने CSEET की वीडियो डालनी स्टार्ट की थी यूट्यूब चैनल पे अपने राजेश नेगी क्लासेस, जो कि आपको यहाँ पे चैनल मेरा नजर आ रहा है, राजेश नेगी क्लासेस। और हमारे पास जो स्टूडेंट सब्सक्राइबर हैं वो 3 हमारे पास सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और यहाँ पे अगर आप प्लेलिस्ट देखोगे तो जो CSEET की हमने प्लेलिस्ट यहाँ पे बना रखी है। टोटल यहाँ पे स्टूडेंट 7 वीडियो में अभी तक अपलोड कर चुका हूं और स्टूडेंट्स का बहुत ही जबरदस्त रिस्पॉन्स आ रहा है। मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिल रही है और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि डेली बेसिस पे मेरे पास स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप आते हैं और स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर आप अपनी नेक्स्ट वीडियो कब डालने वाले हो। दूसरी बात, स्टूडेंट का दूसरा क्वेश्चन ये रहता है कि सर वो MCQ क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, आज भी मैं आपको एक गुड न्यूज दूंगा, बट ये मिडल ऑफ द वीडियो, मैं अपने मिडल ऑफ द वीडियो आपको ये गुड न्यूज प्रोवाइड करवाऊंगा। तो जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ाऊंगा, जो कि मोर देन मैंने आपको बताया था 18 से 20 घंटे स्टूडेंट, जो कि मेरा ओपन चैलेंज था कि 18 से 20 घंटे में आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ाने वाला हूं और इतना आपको ऑल ओवर इंडिया कोई नहीं पढ़ाएगा। दूसरा स्टूडेंट, बहुत सारे CS एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स की मेरे पास डिमांड आ रही है कि सर हमारे भी सिलेबस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, तो क्या हम आपकी ये वीडियो देख सकते हैं? तो स्टूडेंट, आंसर इज यस। जितने भी बच्चे ऑल ओवर इंडिया CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के अंदर हैं वो बच्चे भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की वीडियो देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, आप सारे बच्चे, CSEET के बच्चे और CS एग्जीक्यूटिव के बच्चे, आप दोनों के दोनों कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की वीडियो देख सकते हो। और मैं स्पेशली जो मेरे CSEET के बच्चे हैं उनके लिए MCQ क्वेश्चंस की वीडियो सीरीज मैंने अलग से लॉन्च की है। अभी तक मैं 3 वीडियो लॉन्च कर चुका हूं अपने तीनों लेक्चर की, जो मैंने लेक्चर बनाए थे उन तीनों लेक्चर की मैं वीडियो सीरीज MCQ की लॉन्च कर चुका हूं। और जो मैं आज लेक्चर नंबर 4 रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, इसकी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो इसकी MCQ सीरीज की वीडियो होगी। तो आज का लेक्चर जो मैं स्टूडेंट लेक्चर नंबर 4 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का स्टार्ट कर रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं MCQ क्वेश्चंस लेके आऊंगा आपके लिए। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, ये लेक्चर नंबर 4 है मेरा। आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको फंडामेंटल राइट्स करवाऊंगा और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो पार्ट 3 के अंदर बताए गए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 12 से ये स्टार्ट होंगे और 35 तक जाएंगे। अगर स्टूडेंट्स आपको पता होगा तो मैंने लास्ट क्लास के अंदर आर्टिकल 12 आपको कंप्लीट करवाया था। तो आज की क्लास के अंदर पहले मैं आर्टिकल 13 लूंगा, देन 14, इस तरीके से हम चलते चलेंगे और मेरी और वीडियोस फंडामेंटल राइट्स के ऊपर आती चली जाएंगी। बस आप इसी तरीके से स्टूडेंट्स मुझे मोटिवेट करते रहो और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब आपके व्हाट्सएप आते हैं। और जो बच्चे मुझे देख रहे होंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उनके व्हाट्सएप मैसेज भी दिखाऊंगा बच्चों को कि देखो ये रिस्पॉन्स हमारे पास आ रखा है। और आज मिडल ऑफ द वीडियो मैं आपको एक गुड न्यूज दूंगा। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 12 to 35। तो स्टूडेंट, फंडामेंटल राइट्स से स्टार्ट करते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर हमें 6 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कराए गए। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे तो राइट टू इक्वलिटी हमें बताया गया है, जो कि आर्टिकल 14 से लेके 18 में कवर किया गया। फ्रीडम का जो राइट है यहाँ पे स्टूडेंट, वो आर्टिकल 19 to 22 कवर किया गया है। इस तरीके से सारे हमारे राइट्स यहाँ पे टोटल 32 आर्टिकल्स तक हम बात करेंगे। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, राइट टू प्रॉपर्टी पहले हमारा फंडामेंटल राइट्स होता था और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट एक्ट 1978 में आया, इसने रिमूव कर दिया। अब राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। अब स्टूडेंट, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर इससे फर्क क्या पड़ेगा। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं उसके लिए हम डायरेक्ट अपील फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मैंने अपने लेक्चर नंबर 3 में भी आपको बताया था कि अगर हमारे कोई फंडामेंटल राइट्स हमसे छीनेगा तो हम लोग हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन लगाते हैं आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम लोग स्पेशल लीव पिटीशन लगाते हैं आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट, आज की डेट के अंदर
जिस प्रॉपर्टी में आप रह रहे हो वो आपका लीगल राइट है, वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है अब, तो ये आर्टिकल 31 में चला गया। तो आज की डेट में आपको जो नॉर्मल हमारा सिविल कोर्ट का जो हमारा प्रोसीजर है वो आपको फॉलो करना होगा। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आर्टिकल 12 हमें स्टेट के बारे में, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है इसका, तो आर्टिकल 12 हमें बताता है कि सरकार क्या है, सरकार किसको बोला जाता है। और स्टूडेंट आर्टिकल 13 हमें लॉ के बारे में बताता है। तो आज की क्लास के अंदर सबसे पहले हम लोग आर्टिकल 13 स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद अगर आप स्टूडेंट देखोगे तो थर्ड पार्ट जो हमारा यहाँ पे है आर्टिकल 33 से लेके 35 तक कुछ जनरल प्रोविजंस बताए गए हैं फंडामेंटल राइट्स को लेके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया। अगर आप सबसे पहले देखोगे तो आर्टिकल 15, 16, 19 और 30, जिसके अंदर ओनली जो हमारा सिटीजन ऑफ इंडिया है, जो भारत का नागरिक है, केवल उसी को ये फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे। और अभी आपने हाल फिलहाल के अंदर देखा होगा कि जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट है उसे अमेंड भी किया गया। उसके बाद अगर आप स्टूडेंट यहाँ पे देखोगे आर्टिकल 14, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, ये फंडामेंटल राइट्स स्टूडेंट सिटीजन ऑफ इंडिया को भी मिलेंगे, और जो हमारा फॉरेन सिटीजन होगा उसको भी ये राइट्स मिलेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा आर्टिकल 14 का, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो आर्टिकल 14 क्या बोलता है। तो स्टूडेंट्स आर्टिकल 14 बोलता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि चाहे इंडियन सिटीजन हो चाहे फॉरेनर हो, सभी कानून की नजर में सभी लोग क्या है, बराबर हैं। तो कानून की नजर में स्टूडेंट चाहे इंडियन सिटीजन हो या चाहे फॉरेन सिटीजन हो, सभी लोग कानून की नजर में क्या है, बराबर हैं। तो ये आर्टिकल 14 के अंदर बताया हुआ है। उसके बाद अगर आप स्टूडेंट यहाँ पे देखोगे आर्टिकल 15, 17, 18, 20 और 24 के अंदर जो हमारे लेजिस्लेचर्स हैं, आपको पता है इनको लॉ बनाने की पावर होती है। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट लिमिटेशन लगाई गई है लेजिस्लेटिव पावर के ऊपर कि ये लोग लॉ नहीं बना सकते, बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि हम आर्टिकल 15, 17, 18 और 20, 24 के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स आप देखोगे तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स थे वो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक हमें बता रखे थे, जो कि पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर कवर किए गए। तो हमारे एग्जाम में स्टूडेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारे आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल, जो हमारे आर्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कौन से पार्ट में कवर हैं, तो आप बता सकते हो पार्ट 3 के अंदर कवर है। बट अगर स्टूडेंट मैं प्रिसाइजली आपको बताऊं तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो 14 आर्टिकल 14 से लेके 32 के अंदर बताए गए, जो कि मैंने आपको बताया 3 पार्ट्स के अंदर जिसको डिवाइड किया गया। कुछ फंडामेंटल राइट्स सिटीजन ऑफ इंडिया को दिए गए और कुछ फंडामेंटल राइट्स सिटीजन ऑफ इंडिया और फॉरेनर दोनों को दिए गए, और कुछ लेजिस्लेटिव पावर है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। अगर स्टूडेंट्स में बात करूं तो आर्टिकल 12 ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, सरकार क्या है, और आज की क्लास में स्टूडेंट हम लोग आर्टिकल 13 स्टार्ट करेंगे। अगर स्टूडेंट आप देखोगे आर्टिकल 33 और 35 कुछ जर्नल प्रोविजंस हमें बताते हैं, तो ये जर्नल प्रोविजंस भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। आज की क्लास के अंदर स्टूडेंट मैं आपको आर्टिकल 13 बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट आर्टिकल जो 13 है वो यहाँ पे बताता है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं तो लेजिस्लेचर्स उसके अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते, मतलब कि जो हमारे लेजिस्लेचर हैं वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को छेड़छाड़ नहीं कर सकते हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ। स्टूडेंट आर्टिकल 13 के अंदर टोटल मैं आपको 4 चीजें बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग आर्टिकल 13(1) करेंगे, उसके बाद हम लोग आर्टिकल 13(2) करेंगे, और उसके बाद कुछ हम लोग डॉक्ट्रिन्स यहाँ पे देखेंगे और कुछ केस लॉस हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले। तो स्टूडेंट आर्टिकल 13 स्टार्ट करते हैं, और आर्टिकल 13 के अंदर सबसे पहले हम मोटी मोटी 2 बातें सीखने वाले कि जो भारत का संविधान है उससे पहले कुछ लॉ बने हुए थे, और भारत के संविधान के बाद भी कुछ ऐसे लॉ बनाए गए जिसके अंदर हमारे फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट किया गया। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से ये बोलता है कि अगर
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनने से पहले कोई भी ऐसा लॉ बना हुआ था जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट कर रहा था, तो वो लॉ क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। दूसरा स्टूडेंट ये यहां पे बोलता है कि अगर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोई लॉ बनाया, लेजिस्लेचर ने कोई ऐसा लॉ बनाया जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट कर रहा है, तो उस लॉ को भी क्या कर दिया जाएगा, वॉइड कर दिया जाएगा। लॉ की डेफिनेशन के अंदर स्टूडेंट ऑर्डिनेंस भी आता है जो कि प्रेसिडेंट पास करते हैं, ऑर्डर भी आता है, बायलॉज भी आते हैं, रूल्स भी आते हैं। और रूल्स स्टूडेंट पार्लियामेंट क्या करती है, अपनी कुछ पावर डेलीगेट कर देती है मिनिस्ट्रीज को। अगर मैं कंपनीज एक्ट, जब हम लोग कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे तो वहां पे स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेगा कि एमसीए ने क्या कर रखा है, रूल्स बना रखे हैं। उसी तरीके से स्टूडेंट रेगुलेशन भी बनाई जाती है, जो सबऑर्डिनेट बॉडीज होती हैं वो रेगुलेशन बनाती हैं। जैसे सेबी यहाँ पे एग्जांपल है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो वो लोग अपनी रेगुलेशंस बनाते हैं। उसी तरीके से स्टूडेंट जहां भी लॉ के अंदर चेंजेस आते रहते हैं तो उनकी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आती रहती है। कस्टम के बारे में भी बताया गया है और कस्टम और यूसेज को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। आगे अगर आप स्टूडेंट यहाँ पे देखोगे तो सरकार अगर कोई भी लॉ बनाएगी जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट करेगा, तो उस केस के अंदर वो लॉ क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। अब स्टूडेंट इस तरीके से क्या हुआ कि जो हमारी सरकार है उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया कि यार जो ये फंडामेंटल राइट्स बने हुए हैं इसके अंदर तो हम कोई चेंज कर ही नहीं सकते, तो हम तो चाहते हैं हमें कोई ना कोई चेंज करना है। तो अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखोगे तो गोलकनाथ केस हुआ सबसे पहले, जिसके अंदर ये डिसाइड हुआ कि हमारे जो लेजिस्लेचर है वो कोई भी लॉ ऐसा नहीं बना सकते या कोई भी लॉ ऐसा पास नहीं करवा सकते जिसके अंदर हमारे फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट किया जाए। अगर वो ऐसा करेंगे तो वो लॉ क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसमें क्या हुआ, हमारी जो लेजिस्लेचर्स हैं, लॉ मेकिंग जो हमारी बॉडी है, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल 24th अमेंडमेंट एक्ट लेके आए। और उन्होंने, तो स्टूडेंट्स आपको पता ही है जो आर्टिकल हमारा 368 है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे लेजिस्लेचर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर अमेंडमेंट्स लेके आ सकते हैं, और वो लोग अमेंडमेंट्स लेके आए। उन्होंने आर्टिकल 13(4) न्यूली इंसर्ट किया और इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट भी आई, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला फंडामेंटल राइट्स कैन बी चेंज, फंडामेंटल राइट्स को चेंज किया जा सकता है, बट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी अमेंडेड। तो जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है उसको नहीं बदल सकते, बट फंडामेंटल राइट्स के अंदर चेंज किया जा सकता है और कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इसके अंदर लगाई जा सकती है। तो स्टूडेंट जब हम आर्टिकल 14 पढ़ेंगे, आगे आगे आप आर्टिकल 15, 16 इस तरीके से आप पढ़ते रहेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आर्टिकल 14 के अंदर, 15 के अंदर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है। उसके बाद अगर आप स्टूडेंट्स देखोगे यहाँ पे तो आर्टिकल 13 के अंदर कुछ जुडिशियल रिव्यू किए गए, मतलब कि कुछ डॉक्ट्रीन बताए गए। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 3 डॉक्ट्रीन है जिसका हम डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम आर्टिकल 13 के अंदर 3 डॉक्ट्रीन्स देखेंगे। सबसे पहले जो यहाँ पे डॉक्ट्रीन है, डॉक्ट्रीन ऑफ सर्वेबिलिटी है, दूसरा डॉक्ट्रीन ऑफ इक्लिप्स है और तीसरा डॉक्ट्रीन ऑफ वेवर है। तो इन तीनों को समझते हैं स्टूडेंट डिटेल के अंदर। तो स्टूडेंट डॉक्ट्रीन ऑफ सर्वेबिलिटी के अंदर क्या बताया गया, डॉक्ट्रीन ऑफ सर्वेबिलिटी के अंदर बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनने के बाद अगर हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर कोई भी ऐसा लॉ है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट करता है तो वो लॉ क्या हो जाएगा, नल एंड वाइड हो जाएगा, उसकी कोई वैलिडिटी यहाँ पे नहीं रहेगी। पर स्टूडेंट अगर आपने देखा होगा यहाँ पे तो आर्टिकल जो हमारा 368 है उससे हमने अमेंडमेंट की और हमने एक न्यू आर्टिकल यहाँ पे इंसर्ट किया, आर्टिकल 13 सब आर्टिकल 4 हमने इंसर्ट किया। और इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी कि फंडामेंटल राइट्स को आप चेंज कर सकते हो, बट जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा जो स्ट्रक्चर है आप उसको अमेंड नहीं कर सकते। इसका मतलब कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसके अंदर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, जो कि मैंने आपको बताया, हम लोग आर्टिकल 14, 15 आगे हम पढ़ेंगे उसके अंदर। दूसरा स्टूडेंट्स यहाँ पे डॉक्ट्रिन और सेवरेबिलिटी का मतलब है चीजों को अलग अलग करना। ऐसा भी हो सकता है
कि हमारे लेजिस्लेचर्स कोई लॉ बनाए, और कोई भी लॉ उन्होंने बनाया, और उस केस के अंदर क्या हुआ कि आपको पता है कि जो हमारा लॉ होता है उसके अंदर एक सेक्शन नहीं होता, बहुत सारे सेक्शन होते हैं। जैसे एग्जांपल ले कंपनीज एक्ट, तो कंपनीज एक्ट जो 2013 है स्टूडेंट, टोटल 470 सेक्शन है, 470 सेक्शन इसके अंदर लिखे गए। तो कोई भी ऐसा लॉ हो सकता है जो कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर फंडामेंटल राइट्स हैं उनके साथ कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा है। तो कई बार स्टूडेंट ऐसा हो सकता है कि वो पूरा का पूरा लॉ क्या हो जाएगा, नल एंड वाइड कर दिया जाएगा। और कई बार स्टूडेंट ऐसा हो सकता है कि केवल उसके बस 2 सेक्शन ही हमारे फंडामेंटल राइट्स को कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे हो। तो उस केस के अंदर क्या होगा स्टूडेंट, उन 2 सेक्शंस को नल एंड वाइड कर दिया जाएगा, बाकी रेस्ट ऑफ द जो लॉ होगा वो एप्लीकेबल रहेगा, उस पर कोई वो चलता रहेगा, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टूडेंट इस तरीके से जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया है। यहाँ पे आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट आगे चलते हैं, ए गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अगर किसी लॉ के कुछ सेक्शन ही अगर कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स को, तो उस केस के अंदर बस वो सेक्शन नल एंड वॉइड होंगे, बाकी जो रेस्ट ऑफ द लॉ होगा वो चलता रहेगा। नेक्स्ट डॉक्ट्रिन देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट डॉक्ट्रिन देखते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। तो पहले इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे स्टूडेंट आपने देखा होगा सूरज और चंद्रमा के बीच में कई बार क्या होता है कि सूरज और चंद्रमा ग्रहण लग जाता है। तो उसी तरीके से ऐसा हो सकता है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आया तो उससे पहले जो लॉ बना हुआ था तो वो इनइफेक्टिव हो गया, वो नल एंड वॉइड हो गया। तो स्टूडेंट कई बार ऐसा हो सकता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आया तो कई लॉ ऐसे जो बने हुए शायद वो डॉर्मेंट हो गए, कोमा में चले गए। पर कई बार ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट कि बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आपको पता है अमेंडमेंट्स आ सकती हैं, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। और अगर कुछ अमेंडमेंट्स आ गई और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई और उसके बाद जो वो सूर्य ग्रहण था वो हट गया, मतलब कि जो वो नल एंड वॉइड हुआ था वो लॉ, तो वो चीज अब हट गई। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट पहले क्या हो रहा था कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रहा था, कॉन्ट्रडिक्शन कर रहा था। तो हमने अभी सीखा था कि जो भी लॉ हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्या करेगा, कॉन्ट्रडिक्शन करेगा, तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। पर डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स के अंदर बोला गया कि उस टाइम तक उसके ऊपर वो ग्रहण आ जाएगा, मतलब कि वो जो लॉ होगा वो डॉर्मेंट में चला जाएगा, कोमा में चला जाएगा। और अगर कोई अमेंडमेंट आ जाती है और उस अमेंडमेंट की वजह से वो जो सूर्य ग्रहण आया था, मतलब कि जो वो लॉ डॉर्मेंट हो गया था, कोमा में चला गया था, अब वो दोबारा से इफेक्टिव हो जाएगा क्योंकि वो चीज अब रिमूव कर दी गई है अमेंडमेंट के थ्रू। तो उसी तरीके से स्टूडेंट डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स के अंदर हमें ये चीज सिखाई गई और ये दोनों में स्टूडेंट एप्लीकेबल होगा, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल भी ये एप्लीकेबल होगा और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल भी ये एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट डॉक्ट्रिन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके पास कितनी पावर है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को जो हमारे लेजिस्लेचर्स हैं वो भी हमसे नहीं छीन सकते। बट उन्होंने बहुत कोशिश की और वो लोग फिर इसके अंदर अमेंडमेंट्स लेके आए हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर और इन्होंने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की है। जो थर्ड डॉक्ट्रिन है हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो स्टूडेंट्स अगर डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर देखोगे तो डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर में बोला गया है कि वैसे तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमसे कोई नहीं छीन सकता, बट अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया अगर खुद चाहता है कि अपने किसी फंडामेंटल राइट्स को वॉलंटरी वेव ऑफ करना चाहता है तो वो यहाँ पे कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपने देखा डॉक्ट्रिन के अंदर, डॉक्ट्रिन का मतलब प्रिंसिपल्स, एक्सप्लेनेशन, हमें एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करवाई गई। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे ये देखने को मिला कि जो हमारे लेजिस्लेचर्स हैं उनके पास इतनी पावर नहीं है कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को हमसे छीन सके, क्योंकि अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को हमसे छीनेंगे तो हम डायरेक्टली हाई कोर्ट के अंदर भी रिट पिटीशन लगा सकते हैं और हम लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी स्पेशल रिट पिटीशन लगा सकते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने देखा कि वो लोग अमेंडमेंट लेके आए जो कि आर्टिकल 368 के अंदर उनके पास पावर है और उन्होंने हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई, जो कि हम आने वाले आर्टिकल्स के अंदर देखेंगे कि उन्होंने क्या
रिस्ट्रिक्शंस हमारे ऊपर इम्पोज किया हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, अगर हम फंडामेंटल राइट्स को इस तरीके से खुला छोड़ देंगे तो उस केस के अंदर आपको पता है फिर लॉ एंड ऑर्डर नहीं चल पाएगा। जिस तरीके से अभी आप देख रहे हो जो पेंडेमिक चल रहा है कोरोना का, तो उस केस के अंदर हमारी जो गवर्नमेंट है उसने काफी कुछ कंट्रोल किया। अगर यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इंपोज नहीं होती तो फिर उस केस के अंदर हमारी जो सरकार है वो इसे कंट्रोल नहीं कर पाती। तो स्टूडेंट, इस तरीके से आपने देखा कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसके अंदर डॉक्ट्रिन भी बनाए गए, कुछ प्रिंसिपल्स भी बनाए गए, और इस तरीके से हमने आर्टिकल 13 को समझा। नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग 14 करते हैं, आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट, फंडामेंटल राइट स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बोला था मैं आपको एक गुड न्यूज दूंगा, एक गुड न्यूज मैं आपको बताऊंगा। तो जो हमारा पेपर है लीगल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग का, तो जो मैंने यहाँ पे बुक इसकी बना रखी है, अगर आप उसके अंदर देखोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाए प्रैक्टिस के लिए। तो आपको बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के देखोगे तो मोर देन 1000 क्वेश्चंस हैं। कॉन्ट्रैक्ट के अगर आप देखोगे तो मोर देन 1000 क्वेश्चन इसके भी है। लॉ ऑफ टॉर्ट के भी मोर देन 100 क्वेश्चंस हैं। कंपनी सेक्रेटरी का जो हमारा एक्ट है इसके भी मोर देन 100 क्वेश्चन है। और कंपनी लॉ है जो हमारा, इसके नियर अबाउट 900 क्वेश्चंस हैं। और टोटल मिला के अगर आप स्टूडेंट यहाँ पे देखोगे तो मोर देन 6000 क्वेश्चंस हैं, जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए सफिशिएंट है। तो स्टूडेंट, अगर किसी भी बच्चे को ये मटेरियल चाहिए तो वो मुझे व्हाट्सएप करेगा और मैं व्हाट्सएप पे ही आपको अपनी सारी डिटेल्स बताऊंगा। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझते हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस का मतलब क्या है? तो स्टूडेंट, इस लाइन के अंदर ये बताया गया है इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या, कि कानून की नजर में सभी लोग क्या है, बराबर है, सभी लोग इक्वल है। चाहे मैं हूं, चाहे मुकेश अंबानी है, चाहे आप हो या चाहे कोई और। तो कानून की नजर में सभी लोग क्या है, एक है, सभी को समानता का अधिकार है। दूसरा स्टूडेंट, यहां पे बोला गया है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। हर किसी को, हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं सभी को क्या मिलेगी, इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी लॉ के अंदर। तो अगर स्टूडेंट आप यहां पे देखोगे तो इक्वलिटी बिफोर लॉ के अंदर बोला गया है प्रोहिबिट अनइक्वल ट्रीटमेंट। हमें किसी के भी साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं करना है। और यहां पे डिमांड की जा रही है कि हमें सभी के साथ क्या करना है, इक्वल ट्रीटमेंट करना है। तो स्टूडेंट, अगर आप आर्टिकल 14(1) के अंदर देखोगे इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो ये इंग्लिश लॉ से आया था। और यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है कि एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। तो कानून की नजर में सभी लोग क्या है, इक्वल है। आपने देखा होगा कि जब कोर्ट में हम लोग देखते हैं तो वो आंखों में क्या होता है, पट्टी बांधी होती है और वो तराजू ले रखा है। तो स्टूडेंट, जो आंखों में पट्टी बांधी है उसका एक मीनिंग नहीं है, उसके बहुत सारे मीनिंग है। तो स्टूडेंट, कानून की नजर में ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है। उसने तो आंखों में पट्टी बांध रखी है, उसे तो दिख ही नहीं रहा कि कौन अमीर है और कौन गरीब है। इसलिए कानून की नजर में एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। तो स्टूडेंट, अगर आप आर्टिकल 14(2) के अंदर देखोगे तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस जो बोला गया है यहाँ पे पॉजिटिव अप्रोच है। और ये कॉन्सेप्ट जो है ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, ये हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर आ सकता है। नो यूनिवर्सल एप्लीकेशन, इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो स्टूडेंट, यहाँ पे जो मैं एग्जांपल्स ले रहा हूं वो मैं लॉ से रिलेटेड एग्जांपल्स ले रहा हूं, मैं आलतू फालतू यहाँ पे कोई भी एग्जांपल्स नहीं ले रहा। तो अगर मैं यहाँ पे अपना इनकम टैक्स का एग्जांपल लूं तो स्टूडेंट, इनकम टैक्स के अंदर क्या होता है, जो जितना ज्यादा अमीर होता है उससे उतना ज्यादा टैक्स वसूला जाता है। और जो कम अमीर होता है, मतलब जिसकी इनकम कम है, उससे कम टैक्स लिया जाता है। और जो लोग इनकम टैक्स के स्लैब रेट के अंदर नहीं आते, एग्जाम्पल के लिए 2.5 लाख रुपए की लिमिट है, अगर पूरे साल के अंदर आप 2.5 लाख रुपए भी नहीं कमा रहे तो उस केस के अंदर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना होता। दूसरा एग्जाम्पल स्टूडेंट, यहाँ पे मेरा मैटरनिटी रिलीफ एक्ट का है कि जो हमारी फीमेल्स हैं उनको एक मैटरनिटी रिलीफ एक्ट के अंदर बहुत सारी प्रिविलेज दी गई है। जैसे आपको पता होगा कि जो भी फीमेल्स हैं जिनका भी बेबी बॉर्न होने वाला है, तो उस केस के अंदर उनको क्या है, उनको मैटरनिटी रिलीफ
रिलीफ दी जाती है, मतलब कि उनको लीव दी जाती है, तो 6 महीने की छुट्टी स्टूडेंट्स मिलती है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो मेल को कोई छुट्टी नहीं दी जाती, तो हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि इक्वल प्रोटेक्शन नहीं मिल रही। इसलिए जो हमारा ओल्ड यहाँ पे कॉन्सेप्ट था, जो हमारी ओल्ड अप्रोच थी, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और अब हमारी एक न्यू अप्रोच यहाँ पे डेवलप हो गई, और इस अप्रोच के अंदर बोला गया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। आगे चलते हैं स्टूडेंट, आर्टिकल 14 के अंदर प्रोहिबिट किया गया डिस्क्रिमिनेशन को। क्लासिफिकेशंस आप कर सकते हैं, और वो क्लासिफिकेशन क्या होनी चाहिए, लीगल होनी चाहिए, वैलिड एंड रीजनेबल होनी चाहिए। तो अभी मैंने आपको मैटरनिटी रिलीफ एक्ट के अंदर बताया कि फीमेल्स को कुछ प्रिविलेज दी गई, जो कि प्रिविलेज आपको पता है मेल को प्रिविलेज नहीं मिलती है। तो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे देखोगे टेस्ट ऑफ वैलिड क्लासिफिकेशन, तो ये हमारे एग्जाम में आ सकता है, हमसे पूछा जा सकता है कि जो टेस्ट है वैलिड क्लासिफिकेशन का, उसके अंदर कितने टेस्ट हैं। तो इसके अंदर 2 टेस्ट हैं, एक इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और दूसरा रैशनल नेक्सस। अब स्टूडेंट इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का मतलब क्या है, तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट। मैंने अभी इनकम टैक्स के अंदर आपको बताया था कि इनकम टैक्स में क्या होता है, जितनी ज्यादा इनकम होती है उससे उतना ज्यादा टैक्स यहाँ पे चार्ज किया जाता है। रैशनल नेक्सस का मतलब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि जैसे आपने देखा कि यार अगर किसी की इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा है तो उससे कुछ ज्यादा ही टैक्स चार्ज किया जा रहा है, और जिन लोगों की 50 लाख से कम की इनकम है उनसे कम टैक्स चार्ज किया जा रहा है। तो एक तरीके से ये रैशनल है, एक दूसरे को बना के रख रहा है आपस में। अगर आप देखोगे स्टूडेंट यहाँ पे मैंने जीएसटी का भी एग्जांपल लिया है, और बेटर क्लियरिटी से आपको रैशनल नेक्सस वर्ड का मीनिंग समझ में आएगा। अब स्टूडेंट अगर आप देखोगे तो सभी लोगों ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अंदर सभी लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा, उसके अंदर सरकार ने एक लिमिट बना रखी है, एक क्लासिफिकेशन कर रखी है कि अगर आपकी इतनी टर्नओवर है, टर्नओवर का मतलब होता है सेल, अगर आप इतने तक का माल बेचते हैं तो जाके आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, अदरवाइज आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। तो स्टूडेंट इसी चीज को बोलते हैं रैशनल नेक्सस करना, मतलब कि डिमांड किया उसने, इक्वल प्रोटेक्शन दी कि भाई तुम इतना माल नहीं बेचते, तुम्हारी इतनी टर्नओवर नहीं है, तो तुम्हें रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। स्टूडेंट आगे चलते हैं, आर्टिकल 14 कहता है कि अगर स्टेट कुछ भी ऐसा करती है जो कि आर्बिट्रेरियस है, जिसकी वजह से जो हमारे आर्टिकल 14 के अंदर हमें फेयरनेस और इक्वलिटी मिलती है, हमें इक्वल प्रोटेक्शन मिलती है लॉस की, तो उस केस के अंदर अगर सरकार ने कुछ भी ऐसा किया तो वो चीज क्या हो जाएगी, नल एंड वाइड हो जाएगी। तो स्टूडेंट एक बार यहाँ पे समराइज कर लेते हैं आर्टिकल 14 को। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 टर्म्स यूज की गई, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इन द आइज ऑफ लॉ एवरीवन इज इक्वल। दूसरा यहाँ पे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब डिमांड किया गया कि सभी को इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी, और ये एक पॉजिटिव अप्रोच थी, ये एक पॉजिटिव थॉट था। दूसरा स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मैंने आपको बताया था कि जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस है ये एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, तो ये हमारे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। उसके बाद स्टूडेंट जो आर्टिकल 14 है ये अप्लाई होता है ऑल पर्सन्स के लिए, ये केवल सिटीजन ऑफ इंडिया को ही नहीं मिलेगा, जो कि हमारी कॉर्पोरेशंस हैं, मतलब कि जो हमारी कंपनीज हैं यहाँ पे, और जो बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं, सभी को ये आर्टिकल तो स्टूडेंट जो आर्टिकल 14 है वो सबके लिए, सिटीजन ऑफ इंडिया को भी आर्टिकल 14 के फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे, और जो हमारी कॉर्पोरेशंस हैं, जो हमारी कंपनीज हैं, बॉडी कॉर्पोरेट हैं, स्टैचुरी कॉर्पोरेशंस हैं, उनको भी ये राइट्स दिए जाएंगे। तो एक बार स्टूडेंट इस एग्जांपल को समझते हैं। तो इस एग्जांपल के अंदर सरकार ने बोला कि अगर किसी के पास भी ब्लैक मनी है तो वो क्या कर सकता है, हमने कुछ बॉन्ड्स इशू किए, उन बॉन्ड्स के अंदर अपना ब्लैक मनी लगा सकता है, और हम लोग उन लोगों से ये पूछने नहीं वाले कि आपके पास ये पैसा कहां से आया। तो स्टूडेंट एक अपॉर्चुनिटी दी गई लोगों को कि भाई अपना अगर कोई भी आपके पास ब्लैक का पैसा है तो आप उसको क्या कर सकते हो, व्हाइट कर सकते हो। क्या स्टूडेंट आपको पता है ब्लैक मनी क्या होती है? तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि यहाँ पे ब्लैक मनी का मतलब ये नहीं है कि काले गांधी है। ब्लैक मनी का मतलब ये है स्टूडेंट कि आपने जो पैसा अर्न किया है उसके ऊपर आपने क्या है, टैक्स पे नहीं किया। दूसरी तरफ ब्लैक मनी का ये भी मतलब हो सकता है कि जो पैसा आपने अर्न किया है वो आपने गलत तरीके से अर्न किया है, मतलब आपने किसी का मर्डर किया या आपने
कोई इंफॉर्मेशन है जो भारत सरकार की, वो आपने बाहर लीक करवाई कोई इंफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट इस तरीके से बोला गया कि अगर किसी के पास भी ब्लैक मनी है तो वो अपना ब्लैक मनी इन बॉन्ड्स के अंदर लगा सकता है और उससे नहीं पूछा जाएगा कि ये पैसा आपके पास कहां से आया था। तो स्टूडेंट पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर यहां पे केस हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने तो स्टूडेंट यहां पे पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर केस हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी कि हमने जो यहां पे किया है वो बिल्कुल सही किया है। इट इज अ क्लासिफिकेशन। इससे क्या होगा कि जो ब्लैक मनी है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। स्टूडेंट ये लिटिगेशन पब्लिक इंटरेस्ट में चलेगी और सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे डिसीजन आया कि ये जो हमने किया है ये हमने इकोनॉमी के वेलफेयर के लिए किया है, तो ये सही है और फाइनली इसे सही माना गया। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक हायर क्वालिफिकेशन से रिलेटेड एक क्लासिफिकेशन की गई जिसको बोला गया वैलिड है। तो स्टूडेंट जैसे आप अभी सीएस का कोर्स कर रहे हैं और जब आप कल कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे तो उस केस के अंदर जो आपका डेजिग्नेशन होगा वो इन कंपैरिजन टू अदर एम्प्लॉइज वो हायर होगा आपका, तो वो क्लासिफिकेशन यहाँ पे अलाउड है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम लोगों ने आर्टिकल 14 अपना कंप्लीट किया। मैंने आपको यहाँ पे ये भी बता दिया कि कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल नंबर 15। स्टूडेंट आर्टिकल 15 अगर आप देखोगे तो ये प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन करना कि आप किसी भी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, आप किसी भी इन 6 चीजों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। स्टूडेंट यहाँ पे रिलीजन की बात करते हैं। अगर आप किसी भी धर्म के हो तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे फादर आर्मी रिटायर्ड है, तो हम लोग कैंट के अंदर क्या करते थे, हम लोग कभी गुरुद्वारे चले जाते थे, कभी हम लोग चर्च चले जाते थे। तो आपको कहीं पे भी कोई भी आदमी किसी भी धर्म का हो, उसे किसी भी टेंपल में, किसी भी चर्च में, किसी भी मस्जिद, गुरुद्वारे कहीं भी जाने का राइट है, कोई भी उसे मना नहीं कर सकता। आप किसी भी रेस या किसी भी कास्ट के हैं, आपको कोई मना नहीं कर सकता कि भाई आप मेरी दुकान में क्यों घुस गए, आप रेस्टोरेंट में क्यों जा रहे हो, आप होटल में क्यों जा रहे हो। तो स्टूडेंट आपको किसी भी पब्लिक प्लेस में जाने से कोई भी मना नहीं कर सकता। स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे देखोगे 2 एक्सेप्शंस यहाँ पे बनाई गई हैं, एक आर्टिकल 15(3) के अंदर और दूसरी आर्टिकल 15(4) के अंदर। 15(3) के अंदर बोला गया है फीमेल को लेके और बच्चों को लेके कि उनके लिए हम स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं। तो स्टूडेंट मैंने अभी आपको बताया था कि फीमेल को लेके मैटरनिटी एक्ट बना हुआ है और कई ऐसी चीजें होती है जहां पे फीमेल्स को प्रिविलेज मिलती है और कई ऐसी चीजें होती है जहां पे बच्चों को प्रिविलेज दी जाती है, क्योंकि स्टूडेंट ये उनको प्रोटेक्शन देता है, इसलिए उनको ये प्रिविलेज दी जाती है। 15(4) के अंदर अगर आप देखोगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो हमारी रिजर्वेशन कैटेगरी है, आपको मैंने बताया था एसटी, ओबीसी, तो इन सबको क्या है, ये बैकवर्ड क्लास के लोग माने जाते हैं। पर स्टूडेंट ये 1950 में बैकवर्ड क्लास के लोग माने जाते थे, तो उस टाइम पे हम लोगों ने इनको रिजर्वेशन दिया था। पर अगर आप आज की डेट में देखोगे जितने भी आईएएस है, आईपीएस हैं, तो ये सारे के सारे बैकवर्ड क्लास के लोग ही बनते हैं। और डॉक्टर भी अगर आप देखोगे एम्स के अंदर तो सारे बैकवर्ड क्लास के लोग ज्यादातर बनते हैं। पर अगर आप स्टूडेंट देखोगे कि अगर कभी भी कोई भी अपना हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट कराने जाता है तो ये वो पक्का पूछता है कि सर ये कहीं बंदा बैकवर्ड क्लास से तो नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ पे बस मैं एक अपना व्यू ये देना चाहूंगा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा गया था तो उस टाइम पे 1950 में उस टाइम पे रिजर्वेशन सही था, बट आज की डेट में जो रिजर्वेशन है वो बैकवर्ड क्लासेस में नहीं होना चाहिए। आज की डेट के अंदर इकोनॉमिक के अकॉर्डिंग कि आप कितनी इनकम अर्न करते हैं उसके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन होना चाहिए। स्टूडेंट आर्टिकल 16 करते हैं। आर्टिकल 16 में बोला गया है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि जो हमारे सरकारी दफ्तर है, सरकारी ऑफिस है, उसमें सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। बट स्टूडेंट यहाँ पे कुछ इसकी एक्सेप्शंस हैं। टोटल यहाँ पे 3 एक्सेप्शंस पहली बताई गई है। सबसे पहली अगर आप एक्सेप्शंस यहाँ पे देखोगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे बोला गया है कि पार्लियामेंट लॉ बना सकती है और पार्लियामेंट जो लॉ बना रही है
पार्लियामेंट कह रही है कि अगर आपके पास, मैं एक एग्जांपल यहां पे लेने जा रहा हूं, तो स्टूडेंट यहां पे 3 एक्सेप्शंस हैं। पहली एक्सेप्शन के अंदर बोला गया है कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है, लॉ बना सकती है। तो मैं यहां पे एक एग्जांपल लेने जा रहा हूं। मान लेते हैं कि दिल्ली के अंदर एक एम्प्लॉयमेंट निकली, सरकारी, बोला गया कि सरकारी जॉब है, जो कि पहले जिसके पास दिल्ली का डोमिसाइल होगा उसी को ये जॉब मिलेगी। तो पार्लियामेंट ऐसा लॉ बना सकती है और ऐसा क्लास और क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट or appointment of office under the government of state or union territory under any local or other authority within the state or union territory, residence within that state union territory prior to such employment or appointment shall be an essential qualification. तो स्टूडेंट यहां पे 3 एक्सेप्शंस हैं। अगर पहली एक्सेप्शन आप देखोगे तो यहां पे बोला गया है कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है, लॉ बना सकती है किसी भी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। तो स्टूडेंट अगर आप यहां पे देखोगे तो 3 एक्सेप्शंस हैं। पहली एक्सेप्शंस के अंदर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। एक दिल्ली का एग्जांपल ले लेते हैं कि दिल्ली के अंदर बोला गया कि भाई सरकारी जॉब के लिए, सरकारी ऑफिस एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉइंटमेंट करना है, तो उसके लिए जिसके पास दिल्ली का डोमिसाइल होगा तो उसी को क्या मिलेगी, ये जॉब मिलेगी। तो उस चीज के लिए पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। अगर आप सेकंड एक्सेप्शन देखोगे तो यहां पे बोला गया है जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनके लिए रिजर्वेशन हो सकता है। तो जो हमारे SC ST OBC कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए रिजर्वेशन हो सकता है। और आप देखते होंगे इनको बहुत बेनिफिट मिलता है इस रिजर्वेशन का, और बेचारे जो जर्नल वाले होते हैं वो मारे जाते हैं इसके अंदर। इसलिए स्टूडेंट्स मैंने बोला कि आज की डेट के अंदर जो ये रिजर्वेशन है ये इनकम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे थर्ड एक्सेप्शन है जिसका मैं एग्जांपल ले रहा हूं माता वैष्णो देवी का, कि यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा रिलीजन है माता वैष्णो देवी, उसके लिए एक ट्रस्ट बना दी जाती है और उसमें बोला जाता है कि जो श्री माता वैष्णो देवी ट्रस्ट बनाया गया है उसके अंदर जो पुजारी बैठेंगे वो हिंदू होंगे। तो स्टूडेंट ऐसा किया जा सकता है। तो टोटल यहाँ पे आर्टिकल 16 के अंदर 3 एक्सेप्शंस बताई गई है। थर्ड वाले के अंदर ये बोला गया है कि जो हमारा पुजारी होगा मंदिर का वो हिंदू होना चाहिए। तो हम ऐसा कर सकते हैं रिलीजन से रिलेटेड। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास आर्टिकल नंबर 17, जो अनटचेबिलिटी है स्टूडेंट उसको एबॉलिश कर दिया। तो छुआछूत को यहाँ पे एबॉलिश किया गया। इससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि पहले कौन सा एक्ट था। 1955 में अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट था 1955, और उसके बाद स्टूडेंट दोबारा से एक रीनेम किया गया, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 बनाया गया। तो स्टूडेंट यहाँ पे अनटचेबिलिटी के ऊपर एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। जैसे पहले बोलते थे कि यार ये मतलब बहुत लोअर कास्ट का है, आपने सुना होगा, मतलब कुछ ऐसे वर्डिंग्स यूज करते हैं, चूड़ा चमार ऐसा है, ये है वो है, तो हम इससे हाथ नहीं मिलाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुप्रीम है, सबको मानना पड़ेगा। तो ये चीज एबॉलिश हो चुकी है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसको पनिश किया जाएगा। स्टूडेंट आर्टिकल 17 के रिगार्डिंग मैंने टीवी में एक एड भी देखी थी कि एक छोटी सी बच्ची थी और वो अपने किसी फ्रेंड के साथ, उसको अपने फ्रेंड को घर पे लेके आती है, और वो एक बहुत गरीब परिवार से होती है और गंदे से उसने कपड़े पहने हुए होते हैं। तो जब उसकी मम्मी उसको देखती है तो वो कहती है कौन है, तो वो छोटी सी बच्ची कहती है ये मेरी फ्रेंड है। तो उसकी मम्मी कहती है कि आपकी फ्रेंड कहाँ रहती है, तो वो बताती है मम्मी ये झुग्गी झोपड़ियों में रहती है। तो उसकी मम्मी अपनी बच्ची को बुलाती है और कहती है कि आज के बाद इसके साथ आपको नहीं घूमना है। तो स्टूडेंट ये चीज एबॉलिश हो चुकी है। आज की डेट में आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो सुप्रीम है। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बातें माननी होंगी। नेक्स्ट आर्टिकल है स्टूडेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 18। इसके अंदर बोला गया कि जो टाइटल्स अंग्रेजों ने दिए थे उनको एबॉलिश कर दिया। तो स्टूडेंट आपने सुना होगा कि जैसे हम लोग क्रिकेट के अंदर जडेजा को बोलते रहते हैं सर जडेजा, तो ये स्टूडेंट क्या होता था, डॉट ब्रैडमैन। तो स्टूडेंट हम लोग क्या होता था कि इस तरीके से नाइटमैन, इस तरीके से राय साहब, राज बहादुर। तो ये
अंग्रेजों के दिए हुए टाइटल्स थे जो पहले यूज होते थे, तो आज की डेट में ये टाइटल यूज नहीं करने। हाँ, जो आपके नाम के टाइटल है, जैसे मेरा नाम है राजेश सिंह नेगी, तो मैं वो टाइटल यूज कर सकता हूं। किसी का राजपूत है वो राजपूत टाइटल यूज कर सकता है, कोई शर्मा है वो अपना शर्मा टाइटल यूज कर सकता है, तो वो सारे टाइटल यूज किए जा सकते हैं। दूसरा स्टूडेंट, जो प्रोफेशनल हमें टाइटल्स मिलते हैं वो टाइटल आप लोग यूज कर सकते हैं। जैसे जब आप सीएस बन जाओगे तो आप अपने नाम के आगे सीएस लगा सकते हो। जो डॉक्टर होता है वो अपने नाम के आगे स्टूडेंट डॉक्टर लगाता है। और हम लोग जो प्रोफेशनल अगर पीएचडी कर लेते हैं तो हम लोग भी अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट, हम जब पीएचडी करेंगे तो हमारे नाम के आगे जो डॉक्टर लगेगा उसमें डी और आर दोनों ही कैपिटल होता है। तो जो डी और आर कैपिटल होता है वो बंदा पीएचडी कर लेता है। और जो डॉक्टर होता है स्टूडेंट जिन्होंने एमबीबीएस किया होता है उसके अंदर डी कैपिटल होता है और आर स्मॉल होता है। तो जो प्रोफेशनल और एकेडमिक हमें टाइटल मिले हुए हैं स्टूडेंट्स, वो हम सारे लगा सकते हैं। और पहले स्टूडेंट आपको पता होगा जो इंजीनियर्स होते थे वो ईआर अपना लगाते थे, और आज की डेट में तो इंजीनियर्स की बहुत बुरी हालत है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। दूसरा स्टूडेंट, जिनको भी भारत रत्न, पद्म भूषण अवार्ड ये सब मिला हुआ है, तो ये टाइटल लगाने भी अलाउड नहीं है। तो इस तरीके से स्टूडेंट जो हमारा पहला फंडामेंटल राइट था, राइट ऑफ इक्वलिटी, जिसके अंदर आर्टिकल 14 to 18 कवर थे, वो हमने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूं आपको सारे आर्टिकल समझ में आए होंगे। और जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिए स्टूडेंट, वो आलतू फालतू एग्जांपल्स नहीं लिए, मैंने लॉ के एग्जांपल्स लिए, जिससे कि आप आगे चल के मुझे अप्रिशिएट करेंगे कि सर आपने बहुत अच्छे एग्जांपल्स लिए थे। तो स्टूडेंट, चलते चलते बस मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें मोटिवेशंस मिलती रहे और हम इसी तरीके से आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाते चले जाएं। क्योंकि स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा मेरे पास फीडबैक आ रहा है। और स्टूडेंट, नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा, मैं इसके अंदर जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं उसकी मैं वीडियो डालूंगा। और उसकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको सेकंड जो हमारा फंडामेंटल राइट है, जो कि फ्रीडम से रिलेटेड है, जिसके अंदर आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक कवर किया गया, वो हम लोग देखेंगे। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू वेरी मच।